इस फिल्म में जॉम्बी सिर्फ एक औजार की तरह है। वे या तो गैंग्स की आपसी दुश्मनी का शिकार होते हैं या फिर मीथेन गैस बनाने के लिए इंसानी सामान की तरह इस्तेमाल होते हैं। बदकिस्मती से उन्हें पकड़कर लड़ाई के मैदान में भी लाया जाएगा ताकि मजदूरों का मनोरंजन हो सके। न्यूयॉर्क शहर का एक सबसे बड़ा गैंग, आर्ट गैंग, अपने लीडर क्यूरेटर के साथ एक चर्च में अपनी दोस्ती का जश्न मनाने पहुंचा। सबने नियम का पालन किया और अपने हथियार बाहर ही छोड़ दिए। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए क्यूरेटर ने न्यू बेबीलोनियन फेडरेशन के खिलाफ अपनी दोस्ती के सबूत के तौर पर वर्जिन मैरी की एक सुंदर मूर्ति तोहफे में दी। लेकिन नेगन चुप रहा क्योंकि वह जानता था कि हालात बहुत पहले बदल चुके हैं। यह दोस्ती सिर्फ एक दिखावा थी। क्यूरेटर तो बहुत पहले से ही न्यू बेबीलोनियन फेडरेशन से मिला हुआ था। नेगन ने शांति से सबको बैठकर खाना खाने के लिए बुलाया। क्यूरेटर, जिसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उसमें दुश्मन का खाना खाने की हिम्मत नहीं हुई। नेगन ने एक बेपरवाह मुस्कान के साथ बारबेक्यू का एक टुकड़ा काटा और धीरे से अपने मुंह में रख लिया। क्यूरेटर की मुस्कान थोड़ी अजीब लग रही थी। भीड़ में मौजूद एम्स ने देखा नेगन के इरादों वाला वाक्य साफ नहीं था और शायद अनुवाद की गलती थी। अचानक नेगन ने मेज पलट दी, जिसके नीचे छिपे हुए एक दर्जन जॉम्बी बाहर आ गए। पास में मौजूद जॉम्बी के साथ मिलकर उन्होंने जल्दी से क्यूरेटर और उसके गैंग को घेर लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दमकल कर्मियों ने मौके का फायदा उठाकर तेल से भीगी बेंचों में आग लगा दी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। नेगन आराम से खाने की मेज पर टिका एक सेब खा रहा था और अपने दुश्मनों को आग के बीच जॉम्बी से लड़ते हुए देख रहा था। अपने आदमियों को मरता देख क्यूरेटर गुस्से से चिल्लाया। हथियार समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ा और भारी मूर्ति को गिरा दिया। लेकिन क्यूरेटर उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसने चुपके से आग फेंकने वाली एक मशीन फ्लेम थ्रोवर हासिल कर ली थी और तुरंत आग की बौछार कर दी। आग की दीवार में एक रास्ता बन गया। उसने अपने चेहरे से खून पोंछा और नेगन को अपने आदमियों के साथ भागते हुए देखा। वह फौरन अपनी पीठ पर फ्लेम थ्रोवर बांधकर उनके पीछे भागा। इस बीच मैगी, जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी, उसे माया ने धोखा दिया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक ऑफिस में बंधा हुआ पाया। मैगी ने शांति से चारों ओर देखा। उसे अलमारी पर चाबी दिखाई दी और उसने अपने पैरों को झटका देकर भागने का फैसला किया। जैसे ही उसने चाबी हासिल की, ऑफिस का दरवाजा खुला। सामने कोई और नहीं बल्कि माया थी, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। वह हंसते हुए बताने लगी कि लाश तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए रखी गई थी। असली माया तो छिपकर सब देख रही थी। उसे हर्शेल से मैगी और नेगन की कहानी पता चली थी, इसलिए उसने मैगी के साथ एक सौदा करने का प्रस्ताव रखा। वह चाहती थी कि मैगी नेगन को मार दे ताकि उसे अपनी खोई हुई ताकत वापस मिल सके। मैगी को चुप देकर माया ने चाबी के छेद में गायब चाबी को देखा। उसने मजाक उड़ाते हुए मैगी को कोई भी चालाकी करने से मना किया। मैगी के पास चाबी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। माया, जो लोगों का दिमाग पढ़ने में माहिर थी, उसने पहले कहा कि वह हर्शेल का इस्तेमाल नहीं कर रही बल्कि एक नई दुनिया बनाने में उसकी मदद कर रही है। जब उसने देखा कि मैगी की चिंता थोड़ी कम हो रही है तो उसने बात नेगन की ओर मोड़ दी। उसने इस बात पर जोर दिया कि नेगन ने ही उसे ऐसी गहरी चोट पहुंचाई थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकती और इस वजह से मैगी और उसके बेटे के रिश्ते पर भी असर पड़ा था। इस तबाह हो चुकी दुनिया में परिवार का न होना सबसे बड़ी बात थी, इसलिए मैगी ने उसके झूठ पर यकीन करने से इनकार कर दिया। लेकिन तभी हर्शेल वहां आ गया, जिससे उसे भरोसा हो गया। अपने बेटे की मिन्नतों के आगे मैगी ने आखिरकार माया का मिशन मान लिया। रिकॉर्डर, जिसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी, उसे नेगन ने बंदरगाह के टॉवर की रखवाली का काम दिया था। वह बोर हो रहा था, इसलिए अपने पास खड़ी महिला गार्ड से बातें करने लगा। अचानक दूर से एक नाव आती दिखाई दी और कई छोटी नावें किनारे की ओर आ रही थीं। जैसे ही महिला गार्ड इस बारे में बताने वाली थी, छत का दरवाजा जोर से खुला। रिकॉर्डर डर के मारे पीला पड़ गया और तुरंत खुद को स्टार बेबीलोन का आदमी बताने लगा। इस बीच क्यूरेटर, जो नेगन का पीछा करते हुए तहखाने तक आ गया था, उसे एहसास हुआ कि वह दुश्मन के जाल में फंस गया है। नेगन धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकला। उसके हाथ में बेसबॉल का बल्ला था और चेहरे पर वही आत्मविश्वास वाली मुस्कान थी। ये देखकर क्यूरेटर ने तुरंत सारा इल्जाम आर्म्स पर डाल दिया और कहा कि स्टार बेबीलोन ने दोस्ती तोड़ने की धमकी दी थी। नेगन को चुप देकर उसने फिर कहा कि अगर वे हाथ मिला लें तो वे मीथेन ऊर्जा के स्रोत पर कब्जा कर लेंगे और स्टार बेबीलोन को पूरी तरह से हरा देंगे। लेकिन नेगन सिर्फ हंसा और दोनों को घुटनों पर बैठने का आदेश दिया। वह बारी बारी से नाम लेकर यह तय करना चाहता था कि पहले कौन मरेगा। इस बीच माकी चुपचाप तहखाने में घुस आया था। नेगन को बल्ले के साथ देखकर उसे एक पुराना मंजर याद आ गया। जब आर्म्स बेसब्री से अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, नेगन ने बल्ला क्यूरेटर की तरफ घुमाया और साफ साफ कहा, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ही मारना चाहता हूँ। फिर उसने मीथेन की रस्सी उठाई और क्यूरेटर के मुंह में डाल दी। जैसे ही पास में आग लगी, वह घमंडी तानाशाह आखिरकार मर गया। आर्म्स ने मौके का फायदा उठाया और भागकर पास के मीथेन प्लांट में जा गिरा। नेगन ने अपने आदमियों को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया और खुद धीरे धीरे खून से सना बल्ला लिए अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह पकड़म पकड़ाई का खेल पसंद आ रहा हो। परछाई में छिपा माकी आखिरकार हरकत में आया और एक ही झटके में पहरेदारों को मार गिराया। आर्म्स के पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी, तो उसने एक स्टील का पाइप उठाया और हमला कर दिया। लेकिन नेगन के सामने आर्म्स की एक न चली। जैसे ही नेगन जानलेवा
वह हमला करने के लिए अपना बल्ला उठाने वाला था, एक परछाई तेजी से गुजरी। माकी ने नेगन की पीठ में खंजर घोंप दिया। अपनी जान बचाने के लिए नेगन लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर भागा। वह मरने से पहले बस एक बात पक्की करना चाहता था। अपनी जीत पक्की मानकर माकी ने बल्ला उठाया, लेकिन उसने नेगन को तुरंत खत्म नहीं किया। इसके बजाय वह हिचकिचाते हुए नेगन का पीछा करता रहा। तभी उसे एक पतला हाथ बाहर निकलता दिखाई दिया। नेगन ने आगे बढ़कर लोहे की सलाखों के बीच से गिन्नी का पीला चेहरा देखा। वेंटिलेटर पर होने के बावजूद वह लड़की कभी ठीक नहीं हुई और आखिर में एक ज़ॉम्बी बन गई। नेगन दर्द से चीख पड़ा। हालांकि गिन्नी उसकी अपनी नहीं थी, लेकिन नेगन ने उसे बहुत प्यार दिया था। माकी उनके रिश्ते के बारे में जानता था और उसने चुपचाप खंजर नेगन को दे दिया। उस पल माकी नेगन के बदला लेने की इच्छा को समझ गया। गिन्नी के शरीर को खुद खत्म करते हुए नेगन के दर्द को देखकर वह अपने और अपने बेटे के रिश्ते के बारे में फिर से सोचने लगा। आर्म्स कमजोर नेगन को कमरे में ले आया। जैसे ही उसने अपनी पीठ पर लगे घाव पर पट्टी बांधी, नेगन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। इल्जाम उस पर लगा और माकी का मारने का इरादा किसी ने नहीं देखा। वह ऑफिस वापस आया और अपने बेटे को साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर्शेल ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसकी माँ नेगन के जाल में फंस गई है और एक नई दुनिया बनाने के लिए माया के साथ जाने पर अड़ी हुई है। माकी केवल आंसू बहाते हुए चर्च लौट सका, जहां वह एमस और नेगन चुपचाप बैठ गए। उन तीनों के बीच की दुश्मनी इस दुख के सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। अचानक सड़क से एक ही नारा गूंजने लगा। न्यू बेबीलोनियन सैनिकों का दूसरा ग्रुप मैनहट्टन में आ गया था, जो मीथेन ऊर्जा का इस्तेमाल करके शहर को फिर से बनाने की तैयारी कर रहा था। दूर एक वीरान ऊंची इमारत की छत पर माया की आंखों में गुस्सा और निराशा चमक रही थी। ताकत हासिल करने का उसका सारा खेल आखिरकार एक तमाशा बन गया था, जिसने एक और भी ताकतवर दुश्मन के लिए रास्ता बना दिया था। नेगन ने माकी की ओर देखा और आंसुओं और खून से बनी यादें उमड़ पड़ी, जिसमें नफरत, दर्द, नुकसान और माफी सब कुछ मिला हुआ था। वे अनगिनत बार गिरे और उठे थे, और जब वे ऊंचाई पर पहुंचे तो सामने का नजारा बहुत सुंदर था। जब वे गहरी खाई में गिरे तो आगे का रास्ता और भी साफ हो गया। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, वे तब तक हाथ में हाथ डालकर चलेंगे जब तक उन्हें अपना असली घर नहीं मिल जाता। और इसी के साथ डेड सिटी का दूसरा सीजन खत्म होता है। सच कहूं तो इस शो में नेगन के अलावा बाकी सब फालतू हैं। आर्म्स का रोल जरूरी लगता है, लेकिन उसके डरपोक स्वभाव से कुछ नहीं बदलता। रिकॉर्डर का मकसद तो और भी समझ नहीं आता। दोनों बच्चों के किरदारों को जबरदस्ती कमजोर दिखाया गया है, जो समझ से बाहर है। ऐसा लगता है कि हर्शेल का मकसद बस मार्की को एक दाई बनाना है, जिससे उसके किरदार का आकर्षण खत्म हो जाता है। देखने वाले मैगी को एक मजबूत और कठोर फैसले लेने वाली औरत के रूप में देखना चाहते हैं, न कि परिवार की दिक्कतों में फंसी एक अधेड़ उम्र की महिला के रूप में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी राय अलग है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली बार मिलते हैं।